किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समस्याओं और विकास के विषय में दी जानकारी। कहा, किसानों का चहुमुखी विकास करना है सरकार की प्राथमिकता। केरल का काजू बन रहा है देश विदेश में लोगों की पसंद। राज्य में लगभग 800 पंजीकृत काजू प्रसंस्करण इकाइयां हैं जो लगभग 3 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती हैं, जिनमें से 95% हैं महिलाएं। नई दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित जम्मू कश्मीर भवन में संभाव उत्सव का किया गया आयोजन। 7 दिनों तक चले इस मेले में जम्मू कश्मीर की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक कलात्मक विरासत, व्यंजन, कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों का किया गया प्रतिनिधित्व। मध्य प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के लिए ग्रामीण पथ रोशन योजना बनी वरदान। योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को घर की छत में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम के विजनरी विजन के तहत किसानों को बिजली की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसान अपनी बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। साथ ही योजना के तहत किसान अपने खेत में सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करके उसे बेच भी सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर है। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मनरेगा को लेकर एक सवाल के उत्तर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा श्रमिक जितने दिनों की मजदूरी मांगते हैं उतने दिन का रोजगार मिलता है। एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो, और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली में मुलाकात की है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले मकानों की राशि का उपयोग नहीं किया और पात्र गरीब एवं आदिवासी जनों को मकानों से वंचित रखा। कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी सरकार इससे पहले थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का पैसे ही नहीं दिया। केंद्र यहां से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया
और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गोवा हैं। आज हम बात कर रहे हैं केरल की काजू की, तो आइए जानते हैं क्या खास है केरल के काजू में। काजू एक ऐसा मेवा जिसकी देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मांग रहती है। साथ ही काजू विकासशील देशों के लिए रोजगार और राजस्व उत्पन्न करने में भी सहायता प्रदान करता है। भारत विश्व में काजू की गुठली का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और विदेशी मुद्रा की एक बहुत बड़ी राशि अर्जित करता है। भारत में काजू की खेती पश्चिमी तट पर केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, साथ ही पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। काजू के पेड़ सीमांत और कम उपजाऊ जमीन पर उगाए जाते हैं। काजू की खेती की सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये अन्य फसलों की तुलना में कम लागत और कम श्रम में किसानों को कई सालों तक उत्पादन देता है। 1970 के दशक के दौरान देश में काजू की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के मामले में केरल शीर्ष स्थान पर था। हालांकि रबर के बागानों के विस्तार के साथ अब बदलाव हुआ और काजू के क्षेत्र रबर की खेती में तब्दील हो गए। वर्तमान में केरल क्षेत्रफल के मामले में छठे स्थान पर, जबकि उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के बाद 5वें स्थान पर है। इस बदलाव के बावजूद केरल भारतीय काजू उद्योग में विशेष रूप से प्रसंस्करण और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में लगभग 800 पंजीकृत काजू प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जो लगभग 3 लाख श्रमिकों को रोजगार देती है। इनमें से 95% महिलाएं हैं। ये काजू उद्योग में केरल के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। प्रसंस्करण और निर्यात गतिविधियों में इसकी क्षमता पर जोर देता है। हाल के वर्षों में केरल काजू उद्योग ने आधुनिक तकनीक और संधारणीय प्रथाओं को लागू कर लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन किया है। राज्य जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए जैविक काजू की खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। ये बदलाव पर्यावरण के अनुकूल और नैतिक रूप से उत्पादित वस्तुओं की दिशा में वैश्विक रुझान के अनुरूप है, जिससे केरल के काजू उत्पादों की बाजार क्षमता में और वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्य वित्तीय सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे के विकास समेत विभिन्न पहलों के माध्यम से काजू उद्योग का समर्थन करने में सहायक रही है। इन उपायों का उद्देश्य समग्र आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केरल के काजू क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया है, गर फिरदौस बरूए ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। इन पंक्तियों का अर्थ है, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अमीर खुसरो की लिखी ये पंक्तियाँ आज भी चिरात होती हैं। जम्मू कश्मीर का नृत्य, संगीत, व्यंजन, कालीन बुनाई और कौशल सूफियाना जैसी कश्मीरी विशेषताओं ने उन्हें ये पंक्तियाँ लिखने के लिए अग्रसर किया होगा। इसी संस्कृति का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित जम्मू कश्मीर भवन में संभाव उत्सव का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये बेहद खास रिपोर्ट। देश और दुनिया में जम्मू कश्मीर की लोक कला, संस्कृति और उत्पादों को पहुंचाने के लिए राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर द्वारा आयोजित जम्मू कश्मीर संभव उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। 7 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक, कलात्मक विरासत, व्यंजन, कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रतिनिधित्व किया गया। संभव उत्सव ने जम्मू कश्मीर के भविष्य पर भी प्रकाश डाला, जो विकसित भारत में योगदान देने के लिए तैयार है। मेले में जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर को भी देखने का मौका मिला, जिसमें जम्मू कश्मीर को शहरी परिवर्तन, नवाचार, स्टार्टअप, कृषि, औद्योगिक विकास में एक मॉडल के रूप में दिखाया गया है। साथ ही इसने पर्यटन में भी अपनी अलग जगह बनाई है। आज जम्मू कश्मीर के युवाओं, महिलाओं और किसानों की उपलब्धियां देश को प्रेरित कर रही हैं। प्रदर्शनी के दौरान पर्यटन, JKTPO, कृषि, बागवानी, सूचना और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न तरीकों से अपनी गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया। आगंतुकों और खरीदारों के लिए ODOP आइटम, हस्त निर्मित GI टैग कालीन, GI टैग पश्मीना शॉल, रेशम की साड़ियाँ,
चेन टांके, प्रामाणिक कश्मीरी सूट, पेपर माचे, क्रूवेल, वुड कार्विंग आइटम जैसे विविध रेंज के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा नया जम्मू कश्मीर लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता भी शुरू की गई। सूचना विभाग ने जम्मू कश्मीर के फिल्म निर्माताओं और नागरिकों को प्रतियोगिता में भाग लेने और पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकास पर प्रकाश डालने वाली अपनी लघु फिल्में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। विजेताओं को मुंबई में प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता 28 फरवरी 2024 तक थी। इस शानदार मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और जम्मू कश्मीर की संस्कृति और उत्पादों का स्वाद भी चखा। संगीता अग्रवाल के साथ वीडियो संपादक कहकशा अंजुम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मध्य प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के लिए ग्रामीण पथ रोशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस योजना से 18 से 45 वर्ष के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि ये ट्रेनिंग निःशुल्क दिलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मुक्त ओपन शिक्षा बोर्ड ने ग्रामीण पथ रोशन योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु समूह के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। योजना के तहत शाजापुर जिले के शुजालपुर क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक युवा को उनके घरों की छत पर 10 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। इस प्लांट से उत्पादित बिजली को ऑन ग्रिड नेट सोलर मीटर के माध्यम से पावर ग्रिड में जमा कराया जाता है। जमा की गई बिजली से रात के समय LED स्ट्रीट लाइट जलाई जाती है। टमका बसंतपुर गांव में ऐसा एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है, जो प्रतिदिन 40 से 50 यूनिट बिजली का उत्पादन करता है और ग्रिड के माध्यम से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को बिजली भेजता है। टपका बसंतपुर गांव में 20 LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, जो रात के समय सोलर से बनाई गई और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में भेजी गई बिजली से संचालित होती हैं। मध्य प्रदेश के अलावा बेंगलुरु में भी लोगों को सोलर प्लांट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण पथ रोशन योजना में चयनित युवाओं को बेंगलुरु के उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से प्रशिक्षण दिलाया गया है। योजना के लिए राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पहली किश्त के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि लोक शिक्षण संचालनालय को दे दी है। देश में इस योजना से जुड़े लोग सोलर प्लांट का प्रशिक्षण का और विस्तार करने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा सकें। संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। MSMEs के जरिए एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो MSMEs के जरिए साल दर साल रोजगार में वृद्धि हो रही है। देश में MSME सेक्टर मजबूत प्रदर्शन करते हुए रोजगार का एक अहम जरिया बना हुआ है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। MSME के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से अलग अलग योजनाओं का क्रियान्वयन तो हो ही रहा है, साथ ही रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि 24 जुलाई 2024 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर करीब 20.5 करोड़ रोजगार रिपोर्ट किए गए हैं। MSME से साल दर साल रोजगार में हुआ इजाफा। जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक ये 2,72,96,365 रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये 3,49,54,322 था। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में ये 4,60,27,803 दर्ज किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में ये आंकड़ा 9,74,04,549 रहा। इसके साथ ही सरकार MSME क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुख्य हैं। वहीं दूसरी ओर देश में 1.4 लाख से ज्यादा स्टार्टअप ने मिलकर अब तक 15.5 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके सृजित किए हैं। वहीं सरकार की ओर से अगले 2 वर्ष में करीब 1.5 लाख नए एंटरप्राइजेस सेटअप करने की योजना बनाई गई है। इससे करीब 13 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही बेरोजगारी दर की बात करें तो पिछले कई सालों में इसमें भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2017 और 18 में ये करीब 6% थी, जो कि वर्ष 2022 और 23 में गिरकर 3.2% पर आ गई। ऐसे में रोजगार के बढ़ते अवसरों से जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। ज्यादातर मंडियों में सोमवार को मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहां 27 जुलाई को इसका भाव 7,200 रुपए था, जो 29 जुलाई को 20 रुपए बढ़कर 7,220 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की बलिया मंडी में भी मसूर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 27 जुलाई को इसका भाव 6,860 रुपए था, जो 29 जुलाई को 5 रुपए चढ़कर 6,865 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहां 27 जुलाई को मसूर का भाव था 6,925 रुपए। 29 जुलाई को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,930 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 29 जुलाई को मसूर का भाव 6,600 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 16,36,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में आंकड़ा 15,59,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 77,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 टन थी। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उठापटक देखने को मिली, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 जुलाई को सरसों 5,530 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 29 जुलाई को 120 रुपए चढ़कर भाव 5,650 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बढ़त के साथ सौदे हुए। यहां 27 जुलाई को सरसों का भाव 5,385 रुपए था। 29 जुलाई को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 5,390 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 29 जुलाई को सरसों का भाव 5,050 रुपए क्विंटल पर बना रहा। राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में 150 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहाँ 27 जुलाई को सरसों का भाव 5,800 रुपए था, जो 29 जुलाई को 5,650 रुपए क्विंटल रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। फिर अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान जुलाई के अंत तक
धान की मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों की रोपाई कर लें। साथ ही मौसम पूर्वानुमान के आधार पर धान की फसल में जरूरत के अनुसार खरपतवारनाशी का उपयोग करें। उत्तर प्रदेश के किसान अभी के समय तिल की बुवाई कर सकते हैं। अच्छी उपज हासिल करने के लिए यहाँ के किसान तिल की उन्नत किस्में जैसे आरटी 346, आरटी 351, जवाहर तिल 12, टीकेजी 308 का चुनाव कर सकते हैं। अभी के समय उत्तर प्रदेश के किसान अरहर, उड़द और मूंग की बुवाई भी कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान ज्वार की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मूंगफली फसल की बुवाई के तीसरे सप्ताह के बाद हाथ से निराई करें किसान। साथ ही निराई के बाद फसल में जरूरत के अनुसार उर्वरकों का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी के लिए रोपाई का उपयुक्त समय है। यहाँ के किसान पहले से बोई गई मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। बात करें पंजाब की तो भिंडी की पंजाब सुहावनी, पंजाब लालिमा किस्मों और लोबिया की लोबिया 263 किस्मों की बुवाई के लिए यह सही समय है। साथ ही पंजाब में अभी के समय फूल गोभी की अगेती किस्मों की पौध की रोपाई मुख्य खेत में की जा सकती है। पंजाब के किसान लौकी, करेला और तोरई की बुवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के किसान कपास और मक्का की फसल की निगरानी करते रहे। किसी भी प्रकार की कीट या व्याधि दिखने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही, मरने वालों का आंकड़ा 40 के पार, 70 लोग घायल, कई लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम से किया हर संभव मदद का वादा। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से की बात, मौके पर पहुंची सेना की टुकड़ी। झारखंड के चक्रधरपुर के नजदीक ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, हमारे मंत्रालय ने आइडिया फॉर लाइफ की शुरुआत की है। 45 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के सभी विश्वविद्यालयों, IIT, IIM, NLU को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली NCR में जनता को 60 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर बेचने वाली भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की वैन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा उबाल पर है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है, सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। UPSC की तैयारी कर रहे छात्र नवीन दलवीन का पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचा। केरल के शिक्षा मंत्री V शिवनकुट्टी और विधायक IB सतीश ने मृतक छात्र को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सरकार वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से धनराशि दे सकती है। यूपी में लव जिहाद जैसे अपराधों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पहली बार इन अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया आज भारत को एक ऐसे देश की आशा की किरण के रूप में देख रही है जो विश्व के आर्थिक विकास का नेतृत्व करेगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।